नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लोक कला मंडल की ओर से आयोजित आज इस वेबिनार में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये वेबिनार लोक नाट्य परंपरा पर आधारित है जो लगातार 3 दिन तक चलेगी। इसके पहले भी बहुत सारे वेबिनार हुई हैं जिनमें आपने विभिन्न लोक कलाओं के बारे में जाना होगा, लोक नाट्यों के बारे में जाना होगा। आज हम बात करेंगे लोक नाट्य जयपुर तमाशा की। जयपुर तमाशा जयपुरी ख्याल के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान का प्रमुख लोक नाट्य है। जैसे राजस्थान में और लोक नाट्य हैं, जैसे रम्मत है, जैसे कुचामणी ख्याल है, जैसे मेवाड़ी ख्याल, जैसे मेवाती ख्याल है, अलग अलग जगह के ख्याल है। ऐसी जयपुरी ख्याल जो है वो जयपुर तमाशा के नाम से जाना जाता है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आभारी हैं लोक कला मंडल के कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि हम जयपुर तमाशा को इस वेबिनार के जरिए आप सब तक पहुँचा सकें। तो मैं मेरे साथ जो हैं उन सबका परिचय आपसे करा देता हूं। तो सबसे पहले परिचय हमारे गुरु का, हमारे पिता का, जिनकी वजह से हम इस तमाशे में हैं, जिसकी वजह से हमने तमाशा सीखा, जिनकी वजह से हमारी रग रग में तमाशा आज बह रहा है। तो मैं परिचय कराता हूं आपका। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो तमाशा गुरु हैं और सब लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्रख्यात रंगकर्मी रहे हुए हैं और आज भी सक्रिय हैं, एक कलाकार के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक तमाशा कलाकार के रूप में, एक गुरु के रूप में। 78 वर्ष की उम्र में भी आज भी उसी जोश के साथ काम करते हैं। तो मैं परिचय कराता हूँ श्री वासुदेव भट्ट जी से। नमस्कार नमस्कार। तमाशा के बारे में हम अभी आपको सबको परिचित करवाएंगे, सारे लोग मिलकर के। प्रणाम। और मेरे साथ हैं श्री तपन भट्ट। तपन भट्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, तपन जी जो है वो प्रख्यात रंगकर्मी हैं और नाट्य लेखक हैं, नाट्य निर्देशक हैं, एक्टर हैं, रेडियो जॉकी हैं, तमाशा कलाकार हैं और तमाशा में मुख्य भूमिकाएं करते हैं। तो और तमाशा उनकी रग रग में भी बह रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से जो लेखक भी है, जो आपका डायरेक्टर भी है, जो अभिनेता भी है, जो रेडियो जॉकी भी है और जो क्या कहते हैं ऑलराउंडर है, तो मिस्टर तपन भट्ट। नमस्कार जी। इन सारे परिचय में मैं एक बात बता दूं कि मेरा सबसे बड़ा परिचय ये है कि मैं तमाशा परिवार का सदस्य हूं और तमाशा करता है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं जयपुर थिएटर के और जयपुर तमाशा के एक प्रख्यात कलाकार, एक विशेष कलाकार, और जिनका परिचय मैं आपको कह दूं, वो संगीत उनके रग रग में बहता है। संगीत में पीएचडी है और वो बहुत से आने वाली पीढ़ी को संगीत सिखा रहे हैं, तमाशा सिखा रहे हैं और तमाशा पे वर्कशॉप्स करते रहते हैं, नाटक पर वर्कशॉप करते रहते हैं। वो खुद भी तमाशा पर आधारित कुछ छोटे छोटे नाटक लिखते हैं और उन्हें प्रस्तुत करते हैं। श्री सौरभ भट्ट। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय लोक कला मंडल का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम तमाशा के बारे में चर्चा और परिचर्चा कर सकें और लोगों के बीच तमाशे को ला सकें। जैसे उन्होंने बताया कि संगीत में मैं पीएचडी हूं, मैं ये बता दूं कि मैं तमाशा विषय में ही मैंने पीएचडी करी थी। संगीत तो है ही और तमाशा विषय में मैं पीएचडी करी थी बस। और जो हूँ तमाशे की वजह से ही हूँ और जो है हम सब तमाशे की वजह से ही हैं। धन्यवाद। साथ में मैं अपना परिचय भी देता हूँ। मेरा नाम विशाल भट्ट है और मैं भी तमाशा कलाकार हूँ। और अभी जिनका परिचय हुआ, श्री वासुदेव भट्ट का मैं द्वितीय पुत्र हूँ। तपन भट्ट मेरे बड़े भ्राता हैं और सौरभ भट्ट मेरे कनिष्ठ भ्राता हैं। और जिस तरह सौरभ भट्ट जी ने संगीत में यानी कि संगीत में पीएचडी करी है, ऐसे ही मैं नाट्य में नेट हूँ और नाटक विषय में मैंने नेट की उपाधि हासिल की है। तो अब चलते हैं, हम आगे बात करते हैं तमाशा के ऊपर। तमाशा क्या है, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से चला आ रहा है और आज तक तमाशा कहाँ तक पहुँचा है। तो मैं पूछना चाहूँगा हमारे गुरु, तमाशा गुरु श्री वासुदेव भट्ट जी से कि तमाशा क्या है, बेसिकली तमाशा है क्या। अगर हम तमाशा की बात करते हैं तो तमाशा क्या है। एक मिनट विशाल जी, एक मिनट, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि हम बातचीत शुरू करें उससे पहले क्यों ना एक गणेश जी की कुछ एक लाइन गा दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तमाशे में शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जितने भी तमाशा हैं, कोई सा भी तमाशा आप उठा लीजिए, कोई सा भी हम तमाशा आधारित नाटक उठा लीजिए, सबकी शुरुआत हम किसी न किसी वंदना से करते हैं और तमाशे की शुरुआत तो गणेश वंदना से ही होती है। तो हम गणेश वंदना से इस आज की परिचर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सौरभ जी कर रहे हैं
श्री गणनाथ कृपाला, बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। श्री गणनाथ कृपाला, बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। श्री गणनाथ अरे भला, श्री गणनाथ कृपाला, बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। श्री गणनाथ कृपाला, बंधो श्री गणनाथ एक रतन शुभ सदन चतुर्भुज दिन कर कोटि उजाला जी। एक रतन शुभ सदन चतुर्भुज दिन कर कोटि उजाला जी। मस्तक क्रीट हाय भला, मस्तक क्रीट कुशी मुक्तावली, गल पुष्पावली माला जी। श्री गणनाथ कृपाला, बंधो श्री गणनाथ कृपाला। नारद गावत बीन बजावत। क्या बात है, क्या बात है। नारद गावत बीन बजावत, जेत सुशारत ताला जी। नारद गावत बीन बजावत, जेत सुशारत ताला जी। नक्षला बसुत हरे भला, नक्षला बसुत बहु शोभायुत, शोभित विशद विशाला जी। श्री गणनाथ कृपाला, बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। श्री गणनाथ सारे गा रे गा रे गा रे गा बाबा गा रे गा बाबा रे गा 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 श्री गणनाथ कृपाला, बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। श्री गणनाथ कृपाला, अंग शोभाय भंग भूषण भुजंग छवि ज्वाला जी। तीन अंग शोभाय भंग भूषण भुजंग छवि ज्वाला जी। आ गए बसंत हो गए बसंत, जयती जय गणपति कीजे भक्त निहाला जी। श्री गणनाथ कृपाला, बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। श्री गणनाथ वाह भाई वाह, सौरभ भाई साहब क्या बात है, वाह। तो श्री गणनाथ कृपाला, बंधु श्री गणनाथ कृपाला जी। तो गणेश जी का नाम लेकर ये हमारे तमाशा राजा हीर की गणेश वंदना है। तो इसी गणेश वंदना के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं आज के वेबिनार की। तो वेबिनार में अब चलते हैं और बात करते हैं हमारे तमाशा गुरु श्री वासुदेव भट्ट जी से और पूछते हैं कि तमाशा क्या है, तमाशा क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और तमाशा कब से चला आ रहा है। पहले जानना चाहेंगे तमाशा है क्या, तमाशा क्या है। तो वासुदेव जी, पापा मतलब पिताजी मेरे, तो आप सबसे पहले आप तमाशा गुरु हो, तो आप ये बताएं कि तमाशा जो है वो क्या है। तमाशा एक लोकनाट्य विधा है। इसमें क्या है कि गीत संगीत और नृत्य से भरपूर होकर के और किसी आख्यान को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो मतलब तमाशा एक तरीका है किसी भी चीज को प्रस्तुत करने का तरीका है। और दूसरी चीज, इस तरह के तरीके सारे हिंदुस्तान में विभिन्न लोक नाट्यों में इसी तरह से होता है, गा बजा करके गायकों के, लेकिन उनके परिवेश से स्थान के अनुसार जो है ना वो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण का ढंग अलग अलग हो जाता है। तो जयपुर का तमाशा अपने आप में एक विशिष्टता अलग तरह से रखता है जो और लोक नाट्यों से अलग है, और वो जिसके अंदर खासतौर पर शास्त्रीय संगीत का
भरपूर योगदान होता है, साथ में नृत्य होता है और साथ में अभिनय गौण नहीं है, अभिनय भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है और फिर सारा कुछ वर्णनात्मक होता है। दर्शक देखते रहते हैं, आनंद लेते हैं, चारों तरफ ऑडियंस होती है, बीच में परफॉर्मेंस होती है। जैसे मतलब आपका कहने का मतलब जैसे और लोक नाट्य है, जैसे नौटंकी है, जैसे यक्षगान है, जैसे महाराष्ट्र का तमाशा है, जैसे भवाई है, जैसे जात्रा है, इसी तरह तमाशा भी एक तरीका है जिससे कोई भी कहानी, किसी भी कथ्य को हम दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस आपके इस तरीके में राग रागनियाँ हैं और संवाद भी आपके गेय संवाद हैं, राग रागनियाँ हैं, नृत्य है और गायकी से भरपूर है और अभिनय भी है साथ में। अभिनय है। वाह, तो ये तमाशा है, आप समझिए तमाशा एक विधा है, एक शैली है, एक तरीका है प्रस्तुत करने का किसी भी चीज़ को। तो चाहे आप कोई भी आख्यान लें, उसे आप तमाशा में निबद्ध करके, यानी कि उसके गीत बनाकर, उसका संगीत बनाकर अगर आप प्रस्तुत करते हैं और तमाशा के स्टाइल में प्रस्तुत करते हैं, और वो स्टाइल क्या है उसके बारे में जैसे मैं कहूँ, जैसे कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक बात है, उसको मैंने कविता शैली में लिखा और कविता हो गई। या उसी बात को मैंने कहानी शैली में लिखा तो वो कहानी हो गई। उसी बात को मैंने गीत शैली में लिखा तो गीत हो गई। फिर मैंने उसको गजल शैली में लिखा तो गजल हो गई। तो मतलब गजल और गीत देखने में कैसे लगते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन अलग है, विधा अलग है, प्रस्तुतिकरण अलग है। ऐसे तमाशा, किसी भी कहानी को आप नौटंकी भी कर सकते हो, किसी भी कहानी को आप रम्मत में कर सकते हो, किसी भी कहानी को आप किसी भी शैली में कर सकते हो, लेकिन वो कहानी जब तमाशा शैली में आती है तो वो बहुत अद्भुत होती है। और तमाशा देखना, जिसने देखा है वही उसको समझ सकता है। तो वो तमाशा, मतलब आप जो कह रहे हो कि किसी भी बात को कहने का एक अलग तरीका है, वो तमाशा, मतलब तमाशा एक विधा है जिसमें किसी भी कहानी को पिरोकर कहा जाता है। तो आप समझ होंगे तमाशा, व्हाट इज तमाशा? तमाशा इज स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का एक स्टाइल है, एक तरीका है तमाशा। तो चलिए हम अब ये जानेंगे तमाशा कैसे होता है, क्या होता है, वो जाने। उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि तमाशा जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या ऐसा प्रोसेस रहा होगा कि तमाशा शुरुआत हो गई कि भाई तमाशा होने लगा, तमाशा करते हैं हम। तो तमाशा जैसे सुना है कि बहुत सालों से होता जा रहा है, तो शुरुआत कैसे हुई इसकी, सर आप बताना चाहेंगे? हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, वाह, जबरदस्त गायक हुआ करते थे और उनके भी पिताजी थे, वो जबरदस्त कथावाचक होते थे। अच्छा। और वो रामायण को शास्त्रीय संगीत पर गाया करते थे। वाह। समय था जब औरंगजेब के ज़माने में जब सारी कलाओं को नष्ट होने लगी और अत्याचार होने लगे, तो वल्लभाचार्य जी, वो एक वैष्णव संप्रदाय के धर्मगुरु थे जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जिन्होंने प्रसार किया, उनके साथ जो लोग आए उनमें हमारे परिवार के बुजुर्ग भी थे जो उनके साथ आए। और आते आते उत्तर भारत में मथुरा और खुर्जा और इधर से होते हुए फिर ये जयपुर इन्होंने प्रस्थान आए और यहाँ के राजा के यहाँ शरण ली। बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, लंबी चौड़ी पर्सनालिटी थी उनकी। राजा बड़ा प्रभावित हुआ और राजा ने कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ, आप मेरे दरबार में रहो। तो उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा अच्छा मेरा लड़का है और वो बहुत बढ़िया गाता है और आपके गुणियन खाने में वो बड़ा अच्छा कलाकार रहेगा, आप उसको रखिए। किसने कही? रेवती नाथ जी थे, बंशीधर जी के पिताजी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरा लड़का मुझसे ज़्यादा होशियार है, आप उसको रखिए। अच्छा। बंशीधर जी उस वक्त रहे और बंशीधर जी को जो है वो दरबार में गायक नियुक्त किया। बंशीधर जी ऐसे गायक थे जबरदस्त कि दुनिया के जो भी बड़े बड़े संगीतकार थे वो जो यहाँ आते थे उन पर वो 5 मिनट में शंकर का पद लिख करके उसी रागनी में लिख करके और सुना दिया करते थे। या आप उस समय की बात कर रहे हैं जब राजा प्रताप सिंह जी का राज था यहाँ पे? हाँ, प्रताप सिंह उस वक्त जो है मैं बताऊं आपको कि जो है महाराजा राम सिंह जी जो थे ना, वो 12 वर्ष की अवस्था में थे। हाँ, प्रताप सिंह जी उन्हीं के पिताजी थे। हाँ, 12 वर्ष की अवस्था में थे और 12 वर्ष की अवस्था में उनको जो है शंकर के भक्त थे। इसलिए क्या है कि यहाँ के, हालांकि वो वैष्णव संप्रदाय से थे, बंशीधर जी भट्ट वैष्णव संप्रदाय, लेकिन शैव मत का जो है ना वो शंकर के भक्त थे। महाराजा राम सिंह जी शंकर के भक्त थे। उनको उसी रागनी में और गुणजन खाने में जितने भी कलाकार, प्रताप सिंह जी ने गुणजन खाना बनाया था, तो वो गुणजन खाने में जितने भी ऑल ओवर इंडिया के जो कलाकार आते थे बड़े बड़े, वो ऑल इंडिया के कलाकार जो वो क्यों आते थे यहाँ कि जयपुर का राजा जो था वो बादशाह का सिपहसालार हुआ करता था, दिल्ली के बादशाह का। तो उनका संपर्क अखिल भारतीय था। तो वहाँ बड़े बड़े कलाकार यहाँ गुणजन खाने में आते थे। लेकिन बंशीधर जी एक ऐसे कलाकार थे
कि उन सबकी बढ़िया अच्छी अच्छी राग रागनियों को देख दाख करके, और राम सिंह जी को और पसंद आती थी। राम सिंह जी कहते थे मुझे इस राग में इस कलाकार ने गाया वो उसमें शंकर का पद चाहिए। अच्छा। वो रात भर में गढ़ के सुबह उनको पद सुना देते थे वाह वाह। उसी रागनी में, और उससे अच्छा गा करके सुनाते थे। इस तरह के वो कलाकार थे। सिद्धस्त कलाकार होने के कारण क्या है कि उनको अपनी कला दरबारी थी। मतलब दरबारी का कला का मतलब समझे, कलाकारी का मतलब बड़े बड़े चौकीदार, बड़े बड़े लोग जो है ना वो उनका संगीत सुनते थे। उन्होंने कहा मेरा संगीत आम जनता कैसे सुने। क्या बात। अच्छा। तो आम पब्लिक के सुनने के लिए उन्होंने कुछ आख्यानों को लेकर के और राग रागनियाँ चला करके, अभिनय घुसा करके, और एक तमाशों की उन्होंने रचना की, और उस वक्त से तमाशा प्रकट हुआ। वाह वाह वाह। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आम लोग, बिल्कुल एक आम लोग हैं, उनके मनोरंजन के लिए, उनको सुनाने के लिए, उनको क्या कहते हैं, उनको आनंद पहुंचाने के लिए तमाशे की रचना की गई, तमाशे की मतलब निर्माण हुआ। बहुत बढ़िया। तो मैं इस विषय में एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह मुझे कुछ ये बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि जिस तरह नाटक की शुरुआत हुई उसी तरह से तमाशे की शुरुआत हुई। कि नाटक की शुरुआत कैसे हुई थी हमारे पुराण के हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से, भारतीय विज्ञान के हिसाब से, कि साहब है ना 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन चारों पर कुछ विशिष्ट लोगों का अधिकार था। ऋषि मुनि पढ़ा करते थे, बड़े बड़े प्रकांड लोग पढ़ा करते थे। आम जो लोग थे उनको वो पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने भी विचार किया कि भाई आम लोगों की सब चीज़ें कैसे पढ़ पाए। तो भरत मुनि को बुलाया गया, और भरत मुनि ने और ब्रह्मा जी ने मिलकर चारों वेद से कुछ चीज़ें लेके, कहीं से अभिनय लिया, कहीं से संगीत लिया, कहीं से संवाद लिए, और कहीं से वो क्या कहते हैं उसको मेकअप यानी कि आहार लिया। सब जगह से कुछ ना कुछ लेकर एक पंचम वेद की रचना करी, जिसे नाट्य शास्त्र कहा गया। तो उस नाट्य शास्त्र को आम लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया। तो ऐसा ही तमाशा था। तो दरबारी से आम लोगों के लिए पहुंचने के लिए तमाशे का निर्माण हुआ। वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात बताई वसुदेव जी आपने। तो मैं ये पूछना चाहता था कि कितने साल हो गए हमको इस तमाशे को शुरू हुए? करीब आप बता रहे प्रताप सिंह के जमाने से चल तमाशे को शुरू हुए लगभग 250-300 वर्ष हो चुके हैं। 250-300। हाँ, और उस वक्त 300 तमाशे की रचना जो है, तमाशा की बंशीधर जी ने तमाशा जो है ना वो जो किया, उसके लिए मैं बताता हूँ कि जयपुर में पहले 52 अखाड़ों में तमाशे हुआ करते थे। अच्छा। 52 अखाड़ों के तमाशों का मतलब ये है कि सब जगह जो तमाशे जो होते थे वो प्रश्नोत्तर सीधी सी धुनों में गा करके किए जाते थे। लेकिन बंशीधर जी ने जो तमाशे प्रस्तुत किए वो शुद्ध शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत किए, ताकि उसमें उसकी विशेषता खास थी। और यही कारण है कि वो 52 अखाड़े के तमाशे खत्म हो गए, लेकिन बंशीधर जी का तमाशा जो जयपुर का तमाशा है वो अभी तक जिंदा है। वो उसी का कारण है। इसका कर्णप्रिय बढ़िया संगीत, इसका बढ़िया अभिनय, बढ़िया नृत्य, और फिर बाद में जो है वो सुंदर लगने वाला तमाशा जो है ना वो दर्शकों को आज तक पसंद आता है, इसलिए वो आज तक चल रहा है। ये जो इन्होंने कहा कि सामान्य कथोपकथन यानी कि जो ये प्रश्नोत्तरी की बात करी, तो ये प्रश्नोत्तरी की परंपरा में बताऊं आपको कि जब ये वल्लभाचार्य जी की जो बात कर रहे हैं, वल्लभाचार्य जी जब दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ आए तो अलग अलग जगह ठहरते हुए आए। कुछ समय उन्होंने यूपी में बिहार के साइड गुजारा होगा, कुछ लोग महाराष्ट्र में भी गए होंगे, कुछ लोग उधर से निकल के इधर उड़ीसा वगैरह की तरफ चले गए होंगे, कुछ मध्य प्रदेश आ गए, कुछ पंजाब की तरफ आते हुए, हिमाचल की तरफ आते हुए इधर राजस्थान आए, यहाँ आए। तो आगरा के आसपास उस समय ये जो शैली है जिसमें सवाल जवाब होते हैं, तो सवाल जवाब की शैली काफ़ी चला करती थी, क्योंकि उस समय बिल्कुल सही बता रहे हैं कि औरंगजेब वाली नीति चल रही थी और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तो ये उसी समय की बात है जब मंदिरों को हटाकर, मंदिरों के गुम्बद हटाकर उनको हवेली का रूप दे दिया गया था, और उनमें भजन हुआ करते थे। तो वही भजन जो हैं वो आज हवेली संगीत के नाम से जाने जाते हैं। मंदिर हुआ करते थे तो उसके अंदर भजन होते हैं, हवेली संगीत के नाम से जाने जाते हैं। तो उसी शैली को लेकर जब लोग विस्थापित हुए, अलग अलग जगह आए, कुछ लोग राजस्थान आए, कुछ कहाँ आए, तो उसी काव्यात्मक शैली प्रश्नोत्तरी को लेकर और वहाँ के लोक चीज़ों को लेकर अलग अलग लोक नाटक निर्माण हुए। कहीं वो नौटंकी बन गई, कहीं वो रम्मत बन गई, कहीं वो कुचामिन ख्याल बन गया। ऐसे ही जयपुर जब आया तो जयपुर में ये लोक के लिए, आम जनों के लिए तमाशा बन गया। अच्छा, सारे हिंदुस्तान के लोकनाट्यों में जो होता है वो उनकी प्रादेशिक भाषाएं ज़्यादातर होती हैं जी। जयपुर का जो लोकनाट्य तमाशा है उसकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, इसमें उर्दू मिश्रित हिंदी, ये खास बात है। जयपुर में वो जयपुर की भाषा, राजस्थान की भाषा राजस्थानी है। राजस्थानी में भी कुछ तमाशों की रचना की, और अन्य जो 52 जगह तमाशे अखाड़ों में हुआ करते थे, तमाशे का स्थल का नाम अखाड़ा है, ये मैं और बता देता हूँ।
तो वो जो हर जगह तमाशे जो होते थे वो छोटे से इस धुनों में और जयपुरी धुन राजस्थानी धुनों में होते थे, लेकिन ये जो तमाशा है ये शुद्ध हिंदी खड़ी बोली में होता है और बिल्कुल जो इसकी एक विशेषता है। जैसे उसमें एक वो रांझा हीर में करता हूँ तो उसमें एक संवाद है कि सुनता है यार तलब दो नैनों की, सुनता है यार तलब दो नैनों की, मुराद हीर परी से मिलने की, पर प्यारी की जुदाई में इस दिल को गम से मारते हैं, तख्त हजारा छोड़ के उसे देखने के वास्ते आए हैं, जो तू मुझे हीर से मिला दे तो तेरा बड़ा ही एहसान मानूंगा। क्या बात है, क्या बात। अब ये बिल्कुल शुद्ध खड़ी भाषा हिंदी है और मतलब इसमें उर्दू मिश्रित भी है। बिल्कुल तलब का वर्ड आ रहा है और दो नैनों की और ये सब आ रहा है। चलिए इस संवाद के बारे में बात करेंगे, किस तरह के संवाद होते हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी बात और कर लें। जैसा इन्होंने बताया कि अखाड़ा कहा जाता है इसको, तो अखाड़ा ये संगीत के अखाड़े हैं। यहाँ पर संगीत के दंगल हुआ करते थे। जब दो संगीतकार बैठ जाते थे तो वो अपनी चीज सुना रहा है, हम अपनी चीज सुना रहे हैं, तो अखाड़े हैं। तो तमाशा भी एक अखाड़े में प्रस्तुत होता था, क्योंकि बड़े बड़े कलाकार सुनते थे उस चीज को, तो अखाड़ा था एक। तो ये 52 तरह के जो अखाड़े बता रहे हैं। हाँ, वो अखाड़ा जो है ना वो परफॉर्मेंस प्लेस का नाम है। जिस जगह परफॉर्मेंस होती है उसको अखाड़ा कहते हैं। आज भी जयपुर में 2 अखाड़े तो हैं ही, छोटा अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा। तो छोटा अखाड़ा ये इतना सा नहीं है, छोटे अखाड़े में कम से कम 1000 आदमी रहते हैं, इतनी बस्ती है। वही है आजकल। पुराने जमाने में जिसका नाम छोटा अखाड़ा था, और अखाड़ा इतना प्रसिद्ध हो गया कि एक बस्ती की बस्ती रहती है उस अखाड़े में। छोटा अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा। अच्छा, खिलाड़ी, परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति खिलाड़ी कहलाता है, और ये अखाड़ा होता है। ये भाषा है, इसकी ग्लोसरी है। मेरे को लगता है ऐसा ये सॉरी, ये इसलिए कहा गया है कि जैसे अखाड़ा होता है तो अखाड़ा मतलब पहलवान जहाँ कुश्तियाँ लड़ते हैं वो एक अखाड़ा होता है। पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, तो ये संगीत का अखाड़ा है। यहाँ पर संगीत के पहलवान जो हैं वो अपनी प्रस्तुति देते हैं, खिलाड़ी। तो इसलिए एक्चुअली संगीत में जो तमाशे का जो संगीत है और तमाशे की जो गायकी है वो एक खिलाड़ी ही गा सकता है, खड़ा होकर के 5-5 घंटे, और 5 घंटे खड़ा होकर के गा रहा है बिना पानी पिए, बिना कुछ किए। और पहले तो माइक भी नहीं होते थे, तो हजार लोग, 5-5 हजार लोग बैठे। तो हमारे तो पिताजी बताते हैं, पापा ही बताते हैं कि है ना, खिलाड़ी जब इस बीचों बीच प्रस्तुति दे रहा होता था तो फिर पीछे मान लीजिए आवाज नहीं जा रही, क्योंकि इस साइड गा दिया उसने अंतरा, इस साइड परफॉर्मेंस दे दी, तो पीछे वाला कहता था कि महाराज एक बार अंडे पे सुना दो, फिर वो उधर घूम करके सुनाता था। कई बार तो बीचों बीच जा करके, और ऐसी प्रस्तुतियां होती थी कि बीच में खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहा है और फिर कम से कम 25-30 लोगों के पीछे भी तबले वाला और हारमोनियम वाला बैठा हुआ है, और उधर भी जाकर के अंतरा प्रस्तुत की जा रही है। इतने तगड़े तमाशा प्रस्तुत करने वाले लोग हुआ करते थे, इसलिए उनको खिलाड़ी तो इसलिए खिलाड़ी और अखाड़ा कहा जाता है। भाई सौरभ ने जो बात कही उसको मैं एक उदाहरण से प्रस्तुत करता हूँ कि मेरे पिताजी को मैंने देखा है, इन लोगों ने नहीं देखा। मेरे पिताजी तमाशा करते थे, 12 भाइयों को चौराहे एक जगह हुआ करती थी, वहां पर तमाशा होता था। तो चौराहे के उस चौराहे से लेकर के इस चौराहे तक ठटाठट जनता भरी रहती थी, और फिर बीच में वो जब वो गाते थे, तमाशा करते थे, तो वो आवाज, माइक नहीं थी, विदाउट माइक वो गाते थे, वहां तक आवाज जाती थी, इधर वहां तक आवाज जाती थी। इसलिए क्या है कि तमाशे में बहुत ताकत वाली जरूरत है और बुलंद आवाज की आवश्यकता है। इसलिए लगातार रियाज और लगातार खुराक इसकी बहुत आवश्यकता है। और तमाशे का खिलाड़ी जो है ना वो छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं होता, बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी हुआ करता है, और बहुत रियाज की जरूरत है। बुलंद आवाज, मीठी आवाज, ताकि कान को अच्छी लगे, जनता को अच्छी लगे, तभी तो दर्शक बैठे रहते हैं। मैंने वो मेरे पिताजी का तमाशा देखा है। आज माइक का जमाना है। विशाल बाबू आगे। ये बस ही बात है, मुझे याद आया कि मेरे दादाजी, जिनके पिताजी की बात कर रहे हैं, हमने देखा नहीं उन्हें, और बहुत दुर्भाग्य है कि हम नहीं देख पाए उन्हें। उनसे किसी ने पूछा था, महाराज 5-5, 6-6 घंटे लगातार खड़े रहते हो और गाते रहते हो, नाचते रहते हो, इतनी जान कहाँ से लाते हो? उन्होंने कहा था कि 100 दंड बैठक पहनना, कसरत करना और घंटों तैर कर सांस रोकने का अभ्यास करना, यही तमाशा गायकी की एक हमारी कला का है। ये करते हैं तब जाके इतनी सांस अंदर आती है कि इतने घंटे कर पाते हैं। ये तो शुरुआती रियाज है। ये तो शुरुआती रियाज है कि मतलब ये तो करते ही हैं हम। इसके अलावा फिर गायकी का रियाज है, वो तो अलग है। चलिए आगे हम चलते हैं। आपने देखा कि तमाशा कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कब से चला आ रहा है, और अब हम पता करेंगे कि तमाशे में कथानक कौन कौन से हैं, किन किन कथानकों को प्रस्तुत किया जाता है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि कोई भी कहानी तमाशे में प्रस्तुत हो सकती है, लेकिन तमाशे के कुछ कथानक तो होंगे जिन्हें परंपरागत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो तपन जी, सौरभ जी, आप बता सकते हैं कि मतलब तमाशे के कथानक कौन कौन से हैं और किस तरह के होते हैं, और इन कथानकों का मेनली उद्देश्य क्या है, क्यों है ये कथानक?
भाई देखो, तमाशे के कथानक जो मैं देखता आया हूँ और जो फिर अभी इन समय हो रहे हैं, इन दिनों में प्रस्तुत हो रहे हैं, तो तमाशे के कथानक हर तरह के हैं। आध्यात्मिक कथानक भी हैं, धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, अच्छा राजनीतिक भी हैं। अच्छा। हाँ, और जितने भी प्रेमाख्यान है। हाँ, प्रेमाख्यान है और पौराणिक भी हैं। पौराणिक भी। तो अब जैसे क्या है कि अलग अलग समय के मांग के अनुसार अलग अलग तमाशों की रचनाएं हुई। तो जैसे पौराणिक हमारे तमाशों की बात करूँ तो पौराणिक तमाशा जो है वो पापा ने लिखा है पौराणिक तमाशा, जिसमें भगवान है, कृष्ण है, जैसे कृष्ण दर्शन है एक, अच्छा। जैसे गोविंद भक्त है एक, हाँ जी, हाँ जी। ये पौराणिक तमाशा है। हमारा एक तमाशा है जो पौराणिक भी है और मतलब सामाजिक भी है, जैसे वो गोपीचंद का तमाशा है, वाह वाह। वो पौराणिक कथाएं हैं, उसमें पौराणिक कथाएं हैं। आध्यात्मिक भी है उसमें, आध्यात्मिक आध्यात्म पक्ष अब वो भी है उसमें उसमें। आध्यात्म पक्ष भी है। प्रेमाख्यान जिसकी बात करें, रांझा हीर है, रांझा हीर भी पौराणिक है, क्योंकि रांझा हीर पौराणिक है, लेकिन प्रेमा लैला मजनू है, लेकिन लैला मजनू और रांझा हीर दोनों प्रेमाख्यान है, लेकिन अंतर क्या है? लैला मजनू तो आपसी प्रेम का है, उसमें आपसी प्रेम की बात है, लैला मजनू के प्रेम की बात है। लेकिन हीर रांझा हीर जो बात कहता है वो आपसी प्रेम की तो बात करता है, लेकिन उसके साथ एक संकेत करता है कि आप ईश्वर से प्रेम कीजिए। मैंने तो रब देखा तुझे। हाँ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने तेरी आंखों में तेरे में भगवान देख लिया, तो मेरा और कहीं ठिकाना है नहीं, मैं तो तू ही भगवान है मेरे लिए। तो वो भगवान की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि आपको लगेगा कि इतना ज्ञान है इसके पास। वाह। तो ऐसे आख्यान है। फिर राजनीति की बात करें अगर, तो 21वीं सदी है और ढाबा मैंने लिखा, तो उस तरह के मतलब आख्यान है। तो मतलब कहने का मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, कैसे भी सारे तरह के यहाँ तमाशों में मतलब तमाशे लिखे गए हैं और प्रस्तुत किए गए। और कथानकों के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो कथानक जो तमाशे थे, तो पहले तो सीमित तमाशे थे, और मैंने तो सिर्फ 3 या 4 तमाशे ही देखे थे किसी ज़माने में। एक तो लैला मजनू भी बाद में पापा ने किया बहुत, गोपीचंद तमाशा था, और जोगी जोगन जो पूरा अध्यात्म पर है, और रांझा हीर जो तमाशा, ये 3 तमाशे मुख्य प्रचलन में रहे। बाकी तो वैसे 52 अखाड़ों में 52 तमाशे होते थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रचलन में रहे। इतने फिर तकरीबन 150 साल या 250 साल का अंतर रहा होगा जब पापा ने उसके बाद नए तमाशे लिखने की रचना करी। कुछ पुराने तमाशों में, सामाजिक तमाशों में छैला पानियारी आता है, एक रूपचंद गंधी आता है, कोई जोठन में आता है, ये सब सामाजिक तमाशे हैं। और इस तरह से खूब सारे तमाशों की रचना हुई थी और अभी भी बहुत सारे तमाशे। और अब तो कथानकों में आधुनिकता जो जोड़ी है, तपन दादा ने जो राजपूताना तमाशा और पूरा नाट्य रूपांतरण से किया है, जो तो हम NSD वगैरह सब जगह कर तो चुके। कथानों के बारे में शायद यही पूछना चाह रहे थे आप। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने लोगों ने जो तमाशे लिखे थे वो आज तक होते हैं, वो अब भी होते हैं। कारण क्या है कि एक शाश्वत विषय होता है। जैसे रामलीला में मालूम होता है दर्शकों को कि अब ये है कि हनुमान जी जाएंगे, हनुमान जी जाकर के वो सीता जी से मिलेंगे, सीता जी के बाद में लंका को जलाएंगे, ये करेंगे, मालूम है दर्शकों को। लेकिन फिर भी दर्शक देखता है, देखने आता है, वो कहता अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, और फिर भी देखता रहता है आनंद से। तो यही कारण है कि शाश्वत सब्जेक्ट पर भी तमाशे लिखे गए। इसमें होता है ना, जैसे मैं 28 साल से रांझा हीर का तमाशा कर रहा हूँ, रांझा बन रहा हूँ, तो रांझा में क्या होता है कि रांझा अब क्या करने वाला है, हीर के साथ जाएगा, बातचीत होगी, तो दर्शकों को पता होता है। वो बाद में होता अब देखिए इन्हें पकड़ लेना, अब इन्हें पकड़ लेना, अब इन्हें बांध लेना, अब रांझो यो गाय लो, अब रांझो है ना यो गाय लो। अब अच्छा, उनको क्या है, दर्शकों को, मैं तो मतलब संदर्भ से हटके बात कर रहा हूँ, एकदम आ गई है, तो कि दर्शकों को राग नहीं पता होती है, अब रांझो है ना केदार में गाय लो, अच्छा, बता देते हैं वो। वाह 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 वाह। यानी कि दर्शकों से सीधा जुड़ा हुआ है और इन आख्यानों में। और दूसरी चीज़ मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है, आख्यान शायद इसलिए भी होते होंगे कि अलग अलग जनता के लिए अलग अलग आख्यान और अलग अलग समय के लिए अलग अलग आख्यान। जैसे भाई रांझा हीर होली के समय होता है और अखाड़े में होता है, वहाँ होता है। और तो कुछ तमाशे रात के भी होते थे, जैसे जुट्ठन भी तमाशा मैंने सुना कि वो रात के समय हुआ करता था, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था उस तमाशे में। क्योंकि जयपुर में एक गालीबाजी की परंपरा भी है, वो गालीबाजी की परंपरा है, तो उस परंपरा को लेकर वो जुट्ठन का तमाशा रचा गया होगा, जिसमें रात को ये सब लोग बैठ के अलग तरह की मस्ती करते होंगे, तो उस तरह के तमाशे भी थे। और आम जो पब्लिक आती है उनके लिए थोड़ी सी जो चूहलबाजी पसंद करती है, वैसे कहते हैं उनके लिए जैसे छैला पनियारी जैसा तमाशा है ना। युवा लोगों के लिए लैला मजनू जैसा तमाशा है, और जो आध्यात्म में ध्यान रखते हैं उनके लिए था आपका गोपीचंद जैसा तमाशा है, आपके रांझा हीर जैसा तमाशा है। तो बिल्कुल अलग अलग जनता के लिए अलग अलग तमाशा, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि तमाशा बंशीधर जी ने लिखे, उसके बाद आपके पिताजी ने तमाशे लिखे, पापा ने हमारे तमाशे लिखे, इसके अलावा भी तमाशे के लेखक रहे हैं कोई जिन्होंने तमाशा लिखा हो? और तमाशा के लेखक कौन कौन रहे तो हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं। जैसे पिछले 20-25 सालों में मैं देखूं, अगर 30 सालों में देखूं मैं अगर,
तो एक श्री हरिराम आचार्य जी थे जिन्होंने एक तमाशा लिखा था अग्नि परीक्षा। अच्छा जी। और तब तो मैं छोटा था, हमने वर्कशॉप भी ली थी, उसकी वर्कशॉप भी करी थी हमने। NSG की NSG वर्कशॉप की में वो तैयार हुआ था, वो तैयार हुआ था उसमें। और बी जयश्री जी जो उनका निर्देशन किया था, और उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब दिलीप भट्ट जी। हाँ, वो आज भी तमाशा वो 21वीं 100 से ज्यादा सॉरी और ये अग्नि परीक्षा करते हैं, 100 से ज़्यादा शो कर चुके हैं उसके। 100 से ज्यादा show। तो वो हरिराम आचार्य जी ने लिखा था। फिर एक तमाशा मिसेस मर्दुला भसीन है, उन्होंने लिखा था, क्या था नाम था उसका, कथा निरंतर, उन्होंने लिखा था वो तमाशा। एक अशोक राय जी ने लिखा है, और रावण में तमाशे पर आधारित नाटक लिखे गए, ऐसे तमाशा मतलब कहने का मतलब वो फुल तमाशे नहीं है, लेकिन हाँ मतलब तमाशे की कोशिश करी गई। उन्होंने तमाशे की राग रागनियां विधा लेके किस तरह से संवाद होते हैं उस तरह से लेके वो लिखा गया। तो ये 3 प्रयास बाहर के हुए हैं। बाकी उसके बाद फिर एक तपन भट्ट जो हैं उन्होंने लिखे। तो आप ही मतलब मैं ही हूँ, मतलब कहने का। मैं है ना जो खानदान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी कला स्थानांतरित होती है उसमें कला के खास गुण उसी में आ पाते हैं। जैसे आपने कहा डॉक्टर हीराराम आचार्य जो थे बहुत जबरदस्त विद्वान थे संस्कृत के। डॉक्टर हीराराम आचार्य प्रोफेसर थे और बहुत बढ़िया कवि थे, माने हुए कवि थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि तमाशा कैसे लिखा जाता है। क्या बात। तो वो मैं, क्योंकि मैं इस खानदान का लड़का हूँ, मेरे को इसकी सारी टैक्टिक्स पता है, मेरे को इसका वो है, इसलिए मैंने उनको इल्म की आंट उनको बता दी थी कि भाई इस तरह से लिख लो तो तमाशा लिखा जाएगा। और फिर उन्होंने तमाशे की रचना की थी। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये जो एलम की आर्ट है, ये पापा ने उनको तो बता दी लेकिन हमको नहीं बताई। अब ये एलम की आर्ट हमारे में कैसे आई ये मैं नहीं जानता, ये अपने आप आ गई, क्योंकि पापा ने कहा कि खानदान का जो असर है, जो खानदान की परंपरा है वो खानदान वाले में आती है। बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। चलिए मैं आगे चलता हूँ अब। और अभी तो हमने जाना कि तमाशा क्या है, कब से चल रहा है, और मतलब कौन कौन लेखक रहे हैं, क्या क्या आख्यान है। अब हम डालेंगे तमाशा जब प्रस्तुत होता है तो उसके प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या है, कैसे प्रस्तुत होता है, क्या होता है प्रस्तुति में, क्या क्या है, शुरू में क्या होता है, फिर उसके बाद 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 क्या होता है, और फिर एंड में क्या होता है कि ये चीज होती है तो माना जाएगा कि तमाशा है। तो वो प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या है? प्रस्तुतिकरण का तरीका तो यह है कि सभी तमाशों में प्राय, मतलब सभी तमाशे जो हमने देखे हैं और हमने प्रस्तुत किए हैं उसमें तरीका सबका एक सा ही है। तरीका सबका एक सा ही है कि सबसे पहले लहरिया होता है। लहरिया में एक धुन बजती है। तो जरा धुन बजाए ना जरा। अभी मैं अब तो बजा करके बताऊंगा। तबला भी होता है, हमारा तबला मुख्य वाद्य है, और अभी हमारे साथ तबला प्लेयर नहीं है। नहीं, मैं अभी बुला लेता हूँ, है ना? वो हाँ अभी है नहीं। और तबला और सारंगी मुख्य वाद्य है, और हारमोनियम और घुंघरू के बजता है। और वो जो लहरिया बजता है उसमें नृत्य होता है। सबसे पहले 2 खिलाड़ी आकर के नृत्य करते हैं। वो धुन किस तरह से होती है? और जैसा बड़े भाई साहब ने बताया कि ऑफ बीट चल रहा है। ऑफ बीट क्यों चल रहा है? क्योंकि तबला बज रहा है, ताल तो एक ये तो तबला है। अब घुंघरू बजा है, तो जो घुंघरू की आवाज है वो तबले में बीट आ रही है, तो सम पे तो बीट आ ही रही है। सम के साथ जो 4 की वो अवग्रह चल रहे हैं उस पे तो बीट आ ही रही है। लेकिन घुंघरू की आवाज अलग से दिखे, इसलिए ऑफ बीट घुंघरू बजता रहता है, खूबसूरत लगता है जब नृत्य होता है। तो एक बात बता दूं, तमाशे में लहरिया का महत्व क्या है कि लहरिया जो है ना बजता था, कम से कम 15 मिनट बजता था, नृत्य होता था। वो ठा से लेकर के और दूसरी द्रुत लय तक जाता था। तो क्या कि आसपास के दर्शकों को, जो मकान के मोहल्ले के बस्ती के लोगों को पता लग जाता था कि तमाशा शुरू हो गया है, चलो। और ऑडियंस के बाद में धड़ 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 इधर से मकानों से आकर के तमाशे में आकर के बैठती थी। और फिर लहरिये के बाद लहरिया होता है 10-15 मिनट, तो लोगों को बुलाने गए तमाशा शुरू होगा, भाई चालो रे चालो। फिर उसके बाद मुख्य कलाकार आता है, और मुख्य कलाकार आकर के सबसे पहले गणेश वंदना गाते हैं। और गणेश वंदना से ही हर तमाशे की शुरुआत होती है।
और फिर गणेश वंदना के बाद गायकी में ही वो अपने बारे में बताता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जैसे गोपीचंद तमाशा ले ले तो वो गोपीचंद में बताता है मेरा नाम गोपीचंद राजा, दुनिया में आनंद। रांझा आता है तो सुमरू गणपत सारद माय, रांझा हीर की करो सहाय। यानी कि जो भी कलाकार आता है, मुख्य कलाकार, वो अपने आने का बताता है, और फिर मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किधर हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, पूरा परिचय देता है वो गायकी के साथ ही। फिर उसी के बीच में फिर एक कलाकार और आता है वहां पर, फिर वो आते हैं, मैं हर तमाशा में ही होता है, और फिर उससे आने का प्रयोजन पूछता है कि भैया तुम कौन हो, क्या हो, किस लिए, और फिर वो अपनी बात बताता है, और फिर इस तरह से कथासार पूरा आगे बढ़ता है। और फिर उसमें कई तमाशों के हिसाब से कहानियों में ट्विस्ट आता है। जैसे गोपीचंद में अलग अलग माँ का किरदार भी आता है, बहन का किरदार भी आता है, पत्नी का किरदार भी आता है, जो मुख्य तमाशा कलाकार है उसकी। ऐसे ही रांझा में हीर का किरदार आता है, उसके साथ एक मुख्य सहायक आता है, चित्रंग आता है, और इस तरह से तमाशा चलता है। और इस तरह से हर कथा के हिसाब से कथानक चलता है, लेकिन मुख्य तरीका यही है। और फिर लास्ट में क्या है कि एक भरत वाक्य होता है। लास्ट में क्या है कि सबकी खुशी, मतलब वो जो मुख्य कलाकार आया है वो अपनी बात कहता है, उसका का एक प्रयोजन है, और फिर वो प्रयोजन को पाता है, अपनी मतलब जैसे मैं अपना फल पूरा करता है, और फिर सबकी खुशी की कामना के साथ तमाशा लास्ट में खत्म होता है। ये प्रस्तुतिकरण है तमाशे। जैसे गोपीचंद तमाशे में कलाकार आ रहा है और गुरु की वंदना करी उन्होंने, गोपीचंद ने गुरु को बुलाया, और माता गुरु को बुलाते हैं, तो गुरु आते हैं तो अपना बताते हैं कि मैं आ गया हूँ साहब, है ना। तो आने का तरीका तो मैं थोड़ा सा गा करके बताऊं। हाँ हाँ हाँ, राग सिंध काफी है। आया मेंढा बाबूड़ा रे, आया मेंढा बाबूड़ा रे, आया मेंढा बाबूड़ा रे, नाथ जलंधर आया मेंढा बाबूड़ा रे, नाथ जलंधर आया। अमर करन गोपीचंद राजा, अमर करन गोपीचंद राजा, मैनावती ने बुलाया रे, बुलाया रे, बुलाया मेंढा बाबूड़ा रे, नाथ जलंधर आया मेंढा सिर पर बिंदा। अब वो वेशभूषा भी बता रहा है खुद की, मैं कैसे आया हूं। सिर पर बिंदा बिंदा, सिर पर बिंदा, ज्योति अमंदा, चंदा शीश सुहाया रे, सुहाया रे, सुहाया मेंढा बाबूड़ा रे, नाथ जलंधर आया। बहुत बढ़िया साहब। जैसे इन्होंने बताया कि भाई आया मेंढा बॉर्डर, और किस कारण से आया कि अमर चरण गोपीचंद राजा था, प्रयोजन भी बता दिया कि मैं इस कारण से आया हूँ, गोपीचंद को अमर करना है। और क्या पहन कर आया हूँ, सिर में बिंदा लगा रखा है, सर में चंदा लगा रखा है। तो इस तरह से मतलब वेशभूषा का भी वर्णन कर दिया, किस कारण से आया वर्णन कर दिया, और मैं कौन हूँ ये भी वर्णन कर दिया। वेरी गुड। अच्छा ये बताइएगा कि तमाशा प्रस्तुत जहाँ होता है वो मंच कैसा होता है? तमाशा जहाँ प्रस्तुत होता है वो मंच तो होता ही नहीं है। अच्छा, मंच होता ही नहीं है? नहीं, तमाशे में में क्या है फिर? कोई मंच नहीं होता, कोई सेट नहीं होता तमाशे में, कोई मतलब कोई सजावट नहीं होती है। तमाशे का मंच विधान ये है कि कोई भी एक जगह में गोल घेरा होता है, मतलब घेरा क्या जगह है उसको गोल बना लिया जाता है, चारों तरफ ऑडियंस बैठ जाती है, बीच में है ना मतलब कालीन बिछा लो या कुछ भी बिछा लो, दरी बिछा लो, बस बीच का जो एरिया है वहाँ तमाशा प्रस्तुत होता है, और हर दर्शक से बात करता हुआ चारों तरफ घूमता हुआ कलाकार जो है वो अपनी बात कहता है, और वर्णनात्मक तमाशा होता है। तमाशा ऐसे ही प्रस्तुत होता है। यानी कि वो लोग गौर, जिसे आजकल एरिना थिएटर कहते हैं, अखाड़ा मंच कहते हैं, हाँ, वो आपका बिल्कुल बिल्कुल तमाशे का। अच्छा चलिए, अभी जैसे इन्होंने राग सिंध काफी सुनाई जी, है ना, इसके पहले जब गणेश वंदना करी थी तो वो भोपाली थी। इसके अलावा और कौन सी प्रमुख मुख्य रागें हैं हमारे तमाशे में जो प्रस्तुत होती है? भैरवी है, मालकौंस है, केदार है, इसके अलावा पूर्वी है, और जौनपुरी है, जौनपुरी आसावरी है, बहुत सी रागें हैं। कोमल ऋषभ आसावरी है, और वो बड़ी कमाल राग है, और बहुत ही रेयर राग है, बहुत कम लोग गा पाते हैं, लेकिन कोमल ऋषभ आसावरी
भी हमारे तमाशे में गाई जाती है। केदार है, और सबसे बड़ी बात दरबारी कानड़ा गाई जाती है, और जौनपुरी गाई जाती है, और सिंध काफी गाई जाती है, भोपाली से शुरुआत होती है। बिहाग राग में हमारी वो गोपीचंद में जो एक स्तुति होती है वो बड़ी कमाल है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि एक राग से दूसरे राग में पहुंचने में मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 या 6 या 10 सेकंड का समय होता होगा, और कम से कम एक राग में ही तमाशा जो चल रहा है, किसी राग में प्रस्तुति हो रही है, 20-25 मिनट तक गायकी बैठ चुकी है, पूरी की पूरी रम चुकी है, और उसके बाद फट से दूसरे राग में आ जाना, ये भी एक तमाशा कलाकार की बहुत बड़ी पहचान है और उसकी सिद्धस्त गायकी का पहचान है। अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था कि आपने जितनी रागें बताई हैं, जैसे आपने जिन्होंने नाम लिए उनको सिद्धस्त करने में वर्षों लग जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन हमने सुना है कि आपके यहाँ तो मतलब तमाशा 14 साल की 15 साल की उम्र में बच्चा शुरू कर देता है और बहुत अच्छा तमाशा करने लग जाता है उस समय में। तो ये कैसे सिखाते कैसे हैं उसे? वो तो तमाशा जो है वो परिवार जो होता है ना, जैसे विभिन्न लोक नाट्यों के कोई भी परिवार हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कला हस्तांतरित होती है, उसमें सुबह उठते ही राग रागनी सुनते हैं, सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो सुनते हैं, लैट्रिन जाते हैं तो सुनते हैं, खाना खाते हैं तो सुनते हैं, उठते हैं बैठते हैं। इसमें बैठ के रियाज नहीं होता, इसमें चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जाते आते सब तमाशे की बात होती है, और तमाशा ही गाते रहते हैं करते रहते हैं। इसलिए एक तो जो आत्मा का रियाज अंदर का है वो तो इसी तरह से होता रहता है, और फिर घंटे 2 घंटे बैठ के कभी कभी जो सब महीने 2 महीने जो लास्ट में रियाज करते हैं वो रियाज हो जाता है और सब तमाशा हो जाता है। इसलिए जो है वो तमाशा परिवार की रग रग में है, रग रग में रहता है। और वो दूसरा है, कोई बाहर का आदमी शिष्य आता है उसको जो है वो 4 साल लगेंगे, और इस परिवार का एक बालक जो है 1 महीने में सीख जाएगा। मुझे याद पड़ता है कि मैं जब छोटा सा था, आपने तो फिर भी 15-16 साल की बात की, 88 में पहला तमाशा किया था साहब। वाह। जब मैं 88 में मैं 8 साल का था, सन 88 में 8 साल का था, और पापा ने गोपीचंद तमाशा बच्चों में हस्तांतरण करवाया था कि नई तमाशा पीढ़ी बच्चों में, तमाशा कला बच्चों में हस्तांतरण, और वो संगीत नाटक अकेडमी, वेस्ट जोन कल्चर सेंटर और लोक कला मंडल, इन सब लोगों के सहयोग से होते हैं और अलग अलग तरीके से होते हैं। वो हुआ था और मुझे याद है मैं 8 साल का था, और मुझे तो ऐसा ही जान पड़ता है कि मैं छोटा सा था तब से मुझे तमाशों की धुनें कान में गूंजती आ रही हैं, बजती आ रही हैं। भाई वो क्या है कि भाई मैं आपको बताऊं कि हम बहुत छोटे छोटे थे तब, हमारे ताऊ जी थे गोपी जी भट्ट, वो शाम को गाते थे, रियाज करते थे तो वो कान में पड़ती थी। हमारे और ताऊ जी थे दामोदर भट्ट, वो गाते थे तो रियाज में पड़ता था। जगदीश प्रसाद जी गाते थे, पापा गाते थे। हमारे तो जो भी पूरे घर में कहीं ना कहीं संगीत की आवाज़ आती रहती थी, मतलब सुनते ही रहते थे हम। तो जो कान में पड़ता, ऐसा कहा जाता है कि आप जितना सुनते हो उतना अधिक आपको आता है गाना, आपको आ जाता है गाना सुनने तो से। खेल में मतलब ये क्या है कि बच्चे तो खेल में सीख जाते हैं। अब मुझे 28 साल हो गए, 29वां साल है रांझा हीर का तमाशा करते हुए, तो आप सोचो 29 साल तो करते हुए हो गए, तो ये करते करते भी जो मतलब जो सीख जाता है आदमी, ये भी इससे भी सिद्धस्त आ जाती है। क्या वो कई बार के बचपन में मैं 8 साल का था, जब मैं 8 साल का मैं जब था, आज 78 साल की उम्र है, 8 साल का जब था, हमारे पिताजी किसी को कुछ सिखाते थे, से सीखने आता था, तो मुझे ये लगता था कि ये मैंने सुन रखा है पहले, वो क्या है। मतलब 8 साल की अवस्था में मैंने ये जान रहा हूँ कि ये सिखा रहे हैं इसको, मैंने कहीं सुना है इसको। इसका मतलब उससे भी पहले जो है वो संस्कारों में जो सिखाया हुआ गाया हुआ वो ध्यान आता होगा शायद ये। तो ये मुझे लगता है कि शायद वो परंपरा जो है ना, वो अर्जुन जो था उन्होंने सुभद्रा को जो मतलब वो क्या कहते हैं वो था ना, वो चक्रू वेदना जो सिखाया था, तो वो उनके वो गर्भ में सीख रही थी। ऐसा ही कुछ शायद तमाशा परिवार के सदस्यों में है जो वो सभी कलाकारों के परिवारों में होता है, वो सभी गायकी। आगे चले। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताइए ना कि भाई ये तो वही बात है। जैसे हम बचपन में, हमको याद है हम सब लोग दोनों तीनों जने जब ये कोई गाता था कुछ करते थे तो हम तानपुरा में कान लगा लेते थे या हारमोनियम में कान लगा लेते थे, वो आवाज बड़ी सुरीली लगती थी, तो वही संस्कार पड़े और वैसे सीख गए। अच्छा, एक संस्कार की बात मैं और कहता हूँ, वो दर्शकों के संस्कार की बात है। दर्शकों में से कलाकार एक व्यक्ति उठकर खड़ा होकर कहता है कि आपके पिताजी जो गाते थे वो तो यूं गाते थे, और आपके पिताजी ने ये अंतरे आपने ये छोड़ दिए, वो तो ये भी गाते थे। मतलब दर्शकों को पता है कि तमाशा क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शक भी लगातार देखते आते हैं। ये संस्कारों वाली बात जो दर्शकों तक पहुंची है वो मैंने बीच में बोल दी है सारे। अच्छा चलिए, अभी हम राग रागिनी की बात कर रहे थे और ये बता रहे थे, तमाशे में इन्होंने बताया कि तब अभिनय भी होता है, अभिनय में संवाद आता है। तो संवाद किस तरह के होते हैं ना तमाशे में, डायलॉग्स कैसे होते हैं? भाई संवाद तो सारे दुकान होते हैं। अच्छा।
मतलब तुकांत होते हैं, एक आध जो संवाद जो होंगे वो खाली वैसा होगा, बाकी सारे संवाद तुकांत होते हैं। अच्छा। और संवादों की परंपरा भी अलग है, तमाशे की परंपरा आपको पता लग जाएगा कि तमाशा का संवाद है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक तो होते हैं कि आपस के संवाद होते हैं, एक तो गाके होते हैं, गायकी में होते हैं संवाद, और एक बिना गायके भी होते हैं, लेकिन वो भी तुकांत होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि माया वो क्या नाम है उसका, मैनावती पूछती है गुरु जी से कि गुरु ज्ञान कैसा है, ज्ञान कैसा होता है, क्या होता है। तो वो कहते हैं कि गुरु ज्ञान कैसा होता है बताओ, तो वो बताते हैं कैसा होता है। तो वो गुरु क्या कहते हैं, किस तरह से कहते हैं। अच्छा, सुन मैनावती दे कान, बड़ा कठिन है गुरु ज्ञान। अब आप देखिए, ज्ञान कान और गुरु ज्ञान, मतलब मैंने बताया तुकांत संवाद होते हैं। सुन मैनावती दे कान, बड़ा कठिन है गुरु ज्ञान। मूर्ख सो विनती न कीजे, कुटिल सो प्रीति न कीजे। मोह वाले से ज्ञान न कहना, लोभी से वैराग्य न कहना, अधर्मी से कभी नीति न कहना, कामी को हरि कथा न कहना, और इन लोगों से निरंतर ही रहना। वाह, क्या बात है। तो इस तरह के तुकांत संवाद है आपके। और ऐसे मैंने वो सुना था संवाद एक आपका है कि वो रांझा हीर में वो चित्रंगा कहता है, आओ आओ साईं साहब, आदाब है आदाब। अच्छा यार, तेरी बनी रहे नेक हवा और आब, आदाब है आदाब। आओ आओ साईं साहब, आदाब है आदाब। जो तू मुझे हीर से मिला दे तो तुझे बना दूंगा मैं झज्जर का नवाब, आदाब है आदाब। वाह वाह। तो इस तरह के संवाद है। आप देखिए, आप से आदाब जुड़ा, नवाब से आदाब जुड़ा, तो ये बस तमाशे की परंपरा एक है। एक वो भी सुना है आप, रांझा और हीर का जो संवाद होता है, एक अंत का और सुना है, वो भी जो अंत में होता है ना कि पर्दा खोलो, पर्दा खोल। पर्दा खोल हुस्न दिखलाए प्यारी, पर्दा खोल हुस्न दिखलाए प्यारी, लगी मिलने की आस दिल में मेरी। मक्का पीर भेटा अजमेर आया, ख्वाजा मान की दरगाह ढूंढ गेरी। सम्मन शाह देखा, दरगाह शाह देखा, अकबर दार देखा, दिल्ली खूब एरी। देखा हीर दीदार आज पाया, ज़ारत हुई वसूली आज मेरी। केते देश केते मुल्कों माही गया, बड़ी दूर पाया है दीदार तेरा। पीर मेहर करी तेरे पास आया, तस्बीह ले हाथ तेरा ही नाम फेरा। छोड़ा पीर तजी बादशाही, नैन खोल देख हवाल मेरा। और तेरी शौक आवे जैसे बोल प्यारी, आशिक आन किया तेरे द्वार डेरा। वाह वाह वाह, गजब। ये तो ये द्वार डेरा जो ये ऐसे किया ना, वहाँ तबला बजता है डम, और तबले के साथ दर्शक कहते हैं वाह बड़ी महाराज। ये एक चला। चलिए आगे चलते हैं। मैं पूछता हूँ कि तमाशा जब आपका होता है, जैसे परंपरा का तमाशा हो रहा है, रांझा हीर या गोपीचंद हो रहा है या आपका लैला मजनू हो रहा है, मैंने सुना है उसमें आप नए संदर्भ जोड़ देते हैं कुछ, मतलब आजकल की बातें, आज दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो बातें भी आ जाती बीच में। ऐसा दर्शकों को लगता है कि ये आज जोड़ा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। अच्छा, तमाशा जब से चलता आ रहा है तब से आधुनिक संदर्भ जोड़े ही जाते हैं उसमें। जैसे पहले राजा महाराजाओं के समय जब तमाशे होते थे तो न तो अखबार हुआ करते थे, न टीवी हुआ करते थे, न कोई सोशल मीडिया तो आज चला है, नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो जो घटना घटित हुई है, मान लीजिए राजा की कोई बुराई करनी है आपको, या राजा की कोई गलत बात है वो आपको बतानी है, तो कैसे बताई जाएगी। तो वो जो संदर्भ है, अब तमाशे का आख्यान तो चल रहा है रांझा हीर का या गोपीचंद का, लेकिन वो जो बात है वो तमाशे में जोड़ के और गाकर उसको वैसे नहीं कह सकते। कहना तो गायकी में पड़ेगा और आपको वैसे ही गाना पड़ेगा और वैसे ही लिखना पड़ेगा तमाशे स्टाइल में। अच्छा। तो उसको वैसे प्रस्तुत किया जाता था उस समय, और उस समय जो मतलब घटना तमाशे से पता लगता था कि नई नई घटनाएं क्या हुई है। तो वैसे ही संदर्भ आज भी जोड़े जाते हैं। आज आधुनिक बातें, बहुत सारी चीजें, आतंकवाद पे तपन भैया ने जोड़ा था, वो मैं सुना देता हूँ क्योंकि आज भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं, चला हुआ है वो। क्रिकेट मैच के बारे में जोड़ा जाता है, राजनीति के बारे में जोड़ा जाता है, सड़क अगर खराब हो गई तो उसके बारे में जोड़ा जाता है। जैसे मैंने पिछले साल कोरोना के बारे में जोड़ा था। हाँ, लेकिन सार्वभौमिक है अभी भी ये बातें नहीं बोलना, सुन प्यारे मिया, ये बातें नहीं बोलना। एक पड़ोसी देश है हमसे ना जाने क्यों जलता, एक पड़ोसी देश है हमसे ना जाने क्यों जलता। मना करो कितना भी होशी हरकत से नहीं टलता, आए मना करो कितना भी और ये रांझा गा रहा, रांझा नहीं टलता। कश्मीर सरीखे गुलशन में आतंकवादी पलता, कश्मीर सरीखे गुलशन में वो आतंकवादी पलता। डरी हुई है मानवता वो निस दिन उसे कुचलता, हाय डरी हुई है मानवता वो निस दिन उसे कुचलता। कश्मीर सरी के गुलशन को शमशानों
में बदलता। और पाकिस्तान की इस तीली से मेरा भारत जलता। सुन प्यारे मियाँ ये बातें नहीं भूलना। ये तो आज की बात हो गई समय के अनुसार जुड़ने से और आज की घटनाओं से जुड़, जिसके कारण तमाशा जिंदा रहता है। आधुनिक संदर्भों को जोड़ के रखने से भी तमाशा जिंदा रहता है। उस जमाने में भी महाराजा राम सिंह जी को चिड़िया शिकारने का शौक था। तो क्या है कि तमाशा में बीच में क्या, बच्चों चुप चुप रहना रे चिड़िया उड़ उड़ जाती है, बच्चों चुप चुप रहना रे चिड़िया उड़ उड़ जाती है। इस तरह से वो गा करके बताते हैं, जब दर्शक मजे लेते थे। तो जनता के साथ जुड़ने का ये उस वक्त से चलता है, आज तक भी चलता आ रहा है। वो तमाशों में जोड़ते हैं। बिल्कुल, मैंने सुना है कि एक बार यहाँ पे महाराजा की हत्या हो गई थी किसी की, तो तमाशे में उसका रहस्य कथन हो गया और उसके बाद बवाल बच गया था पूरे शहर में कि भाई ऐसा तमाशे में कहा गया तो ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। जांच बैठी, फिर वो बात सही निकली। तो तमाशा बहुत से घटनाओं का रहस्य उद्घाटन करता था। एक बहुत बड़े समीक्षक हुए हैं, नाट्य समीक्षक, वो लेखक हुए हैं, पत्रिकाओं में पत्रकार हुए हैं, नंदकिशोर पारीक। उन्होंने एक जगह लिखा था कि तमाशा ही एक ऐसा था उस समय जब शहर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसका रहस्य उद्घाटन किया करता था। तो तमाशे में संदर्भ कहे जाते थे कि ऐसा उन्होंने राजस्थान पत्रिका में लिखा था। करीब ये बात होगी 1980 के आसपास की, उन्होंने जब इस संदर्भ को लिखा था। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा ये बताइए कि तमाशा जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उसका कोई खास दिन होता है कि भाई इस दिन तमाशा प्रस्तुत होगा? मेरे जो जहाँ तक मेरी समझ में आता है, मेरे ख्याल से ये त्योहारों के आसपास, त्योहार के एक दिन पहले या त्योहार के एक दिन बाद प्रस्तुत किया जाता है। उसका कारण शायद ये रहा होगा कि त्योहारों में सब लोग घरों में रहते हैं, मतलब कोई ऐसे नौकरी पे जाने वाला भी घर पे आ जाता है तो अधिक संख्या रहती है। और त्योहारों में लोग क्या है, घूमने फिरने जाते थे, पहले बाहर जाते थे, मेले भरते थे, तो वो मेलों में आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, तो वहाँ तमाशा प्रस्तुत किया जाता था। अच्छा, उसका कारण ये भी रहा होगा कि पहले तो पब्लिसिटी के माध्यम तो थे नहीं कि अखबारों में पब्लिसिटी दे देंगे, न्यूज़पेपर में आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, फेसबुक ट्विटर में हम डाल देंगे तो लोग पब्लिक आ जाएगी। तो पहले तमाशा कलाकार यही सोचता था कि किस समय कहाँ लोग ज्यादा इकट्ठा होंगे, हाँ, वहाँ बिल्कुल, प्रस्तुति दी जाए बिल्कुल, और लोगों के आनंद के और लिए। फिर होता है, हो सकता है कि ऐसा रहा हो कि जिस जगह प्रस्तुत होता था कि यहाँ लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, फिर वो अखड़े बन गए। हाँ बिल्कुल, भाई वो अखड़े बन छोटा अखाड़ा बड़ा अखाड़ा। हाँ, तो यहाँ भी मंदिरों के आसपास बाहरी तमाशा होता है। अब मंदिर के आसपास क्यों होता था? क्योंकि मंदिर में लोग ज्यादा आते हैं, इसलिए। तो आज भी मंदिर के आसपास वो परंपरा बन गई, वो अखाड़े बन गए। वाह वाह वाह। अच्छा, यही पूछा था, अभी प्रचार प्रसार की बात करी इन्होंने कि भाई पहले वो साधन नहीं थे, तो आज तो मीडिया है, आज तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है। लेकिन उस समय सुना हजारों की भीड़ आया करती थी तमाशों में, तब प्रचार प्रसार के कोई साधन भी नहीं हुआ करते थे, तो वो उन तक खबरें कैसे पहुंचती थी? वो पिताजी बताएंगे। क्या है कि तमाशे के कम से कम 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, जो होली में तमाशा होता था, तो होली का डांडा जो है लगभग 25 दिन पहले जो है रोपा जाता था। तो वो एक शारदा पूजन नाम से एक भजन मंडली निकलती थी। तो वो भजन मंडली जो है वो भट्ट परिवार के, तमाशा के परिवार के लोग और साथ ही संगीत और साजिंदे मिलकर के और विभिन्न मंदिरों में जाकर के शारदा के गीत गाते थे, शारदा पूजन करते थे। शारदा यानी सरस्वती, तो सरस्वती का आह्वान करते थे तमाशे के लिए। तो सरस्वती का जो आह्वान करते थे तो वो विभिन्न मंदिरों में जा करके और वो गाते थे, आधे 15-15 मिनट, एक घंटे की परफॉर्मेंस दे करके वो आते थे। उससे वहाँ के भक्त लोग और वहाँ के आने के जो जनता आती थी वो समझ जाती थी कि तमाशा आ रहा है, अमुक दिन होगा, और जनता उस दिन इकट्ठा आ जाती थी। चलिए, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि पहले तो जैसे बख्शीधर जी का समय आप बता रहे हैं, उस समय तो राजाश्रय था भैया, राजा के गायक थे वो, उनके आगे वाली पीढ़ी भी राजा गायक रही होगी। लेकिन जब ये राजघराने खत्म हो गए, जब राजघराने खत्म हो गए और सरकारें आ गई, सभी राजघराने खत्म हो गए, सरकारें आ गई, राजघरानों के अधिकार खत्म हो गए, तब ये राजश्रय भी खत्म हो गए। तब मतलब पहले तो पैसा वहां से मिल जाता हुआ तमाशे का, बाद में तो फिर ये मिलना भी मुश्किल हो गया होगा। तो तब तमाशा कैसे होता था, कहाँ से व्यवस्थाएं होती थी, और आज तक वो यही स्थिति होगी कि कहाँ से पैसा आए। तो जो स्ट्रगल रहा, तो वो स्ट्रगल तब से और अब तक कैसा रहा, क्या रहा? आपके परिवार का क्या स्ट्रगल है, हमारे परिवार का क्या स्ट्रगल है, हमने कैसे तमाशे को जिंदा रखा उस स्थिति में भी जब कहीं से पैसा नहीं मिल रहा? पहले तो तमाशा जनाश्रय हो गया था, राजाश्रय के बाद में जनाश्रय हुआ। बड़े बड़े जागीरदार वगैरह जो है ना, वो लोग कहते हैं भटजी महाराज तमाशा तो होना चाहिए, और तमाशे के ये लो, पैसे की जरूरत है तो पैसा ये लो,
साजिंदा मैं व्यवस्था कर दूंगा, वो पाल पल्ली की व्यवस्था मैं कर दूंगा, गाय की तमस्या ये, आपकी खुराक की तमस्या मैं कर दूंगा, इस तरह से मिल करके। और वो कहते थे, वही लोग पब्लिसिटी करते थे, वही लोग करा रहे तमाशे के। जो कराने वाले थे उनका नाम अखाड़ बंद कहलाया, अखाड़ बंद होते थे वो। और वो आकर के वो तमाशा के लिए व्यवस्था करते थे खुद ही और तमाशा करवाते थे। उसके बाद में क्या है कि उन लोगों अखाड़ बंदों का भी धीरे धीरे कम हो गया, बड़े बड़े जागीरदारों का वो भी हो गया। और जनता के सामने एक पर्चा जाया करता था, तो वो पर्चा जो जा करके वो हर घर में जा करके वो थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होता था, वो भी अब बंद हो गया। बंद होने के बाद में भट्ट परिवार ने तो इसको चालू रखा शुरू से। फिर कभी कभी अकाडमियाँ, कल्चर सेंटर्स वगैरह, संस्कृति डिपार्टमेंट वो कभी कभी इनकी हेल्प कर देती हैं। बाकी जो है ना, जो तमाशे में संघर्ष होकर के, लेकिन तमाशा अब तक जिंदा है। और दूसरी चीज़, तमाशा कभी रुका नहीं और न रुकेगा, न रुकता है, क्योंकि भट्टी परिवार के स्वयं के सदस्य भी जो है ना, वो अपनी तरफ से जो है साल भर इकट्ठा करके वो जो है ना वो तमाशा करते हैं। और फिर आगे वैसे इसका भविष्य बड़ा उज्जवल है, वो उज्जवल है, क्योंकि जनता में इसकी जो है ना प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या है कि किसी न किसी से तमाशा हो जाता है। हाँ भाई, सरकार को हम मतलब रिक्वेस्ट कर ही देते हैं कि भाई सरकार कभी कभी सरकार कर देती है सॉरी, वेस्ट जोन कल्चर सेंटर कर देती है, संगीत अकादमी जैसे बताया उन्होंने कर देती है, लोक कला मंडल जैसे अभी लोक कला मंडल। और हम चाहेंगे कि आगामी लोक कला मंडल, अभी हमारा तमाशा होगा होली में, होली पे हमारा तमाशा होगा, तो लोक कला मंडल हमें सहयोग करे। तो मतलब इस तरह के लोग हैं जो समय समय पे मतलब सहायता करते रहते हैं। और जनाश्रय, जब तमाशा होता है तो आप देखेंगे तमाशे की प्रस्तुति होती है तो लोग उठ उठ के फिर वो भेंट भी देते हैं, ये जनाश्रय चलता रहता है। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब भेंट देने के बहाने कभी बड़ा पैसा भी दे जाते हैं, तो वो उस कारण से तमाशा रेगुलर चल रहा है। और भट्ट परिवार तो चलाएगा, इसको चलेगा, हिम्मत भी मिल जाती है उससे। फिर हम तो कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे स्पॉन्सर्स रहे हैं कभी जो जागीरदार थे, ये थे जो सामने नहीं आए लेकिन उन्होंने तमाशा चलाया। तो हम कोशिश करेंगे कि आज सरकार और आज ये अकेडमी है, ये ऐसे स्पॉन्सर बने और हमारे तमाशे को चलाते रहे। तो मैं एक बात और पूछना चाह रहा था कि आपने आधुनिक तमाशे में भी तमाशे को आधुनिक रूप भी दिया है, नाटकों के साथ इसके प्रयोग किए, क्या आपके अनुभव रहे हो? देखो सब, मैं कह रहा हूँ कि नाटक जो है, मेरे जितने भी नाटक सफल नाटक रहे हैं उनमें किसी ना किसी में तमाशे, हर में कहीं ना कहीं तमाशे का कुछ ना कुछ रूप तत्व शामिल जरूर है। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। तमाशे की राग रागनियाँ और तमाशे का जो प्रस्तुतिकरण है, उसकी राग रागनियों में पता नहीं कोई खास बात है। तमाशे के जो छंद बनाए गए हैं, जो बंशीधर जी भट्ट ने लिखे हैं या उसके बाद के जो कलाकारों ने लिखे हैं, उसमें कुछ ना कुछ एक खास बात है। वो ऐसा है कि वो इतना खूबसूरत लगता है कि दर्शकों को वो तुरंत आत्मसात कर लेता है दर्शक उससे। तो उस मीटर में उस राग रागनी में अगर आप कोई बात कहोगे तो वो बहुत अंदर तक जाएगी। तो मैंने सारे नाटकों में उन्हीं राग रागनियों का प्रयोग किया जो तमाशे में चलती हैं, और उसमें उसी तरीके से लिखा गया जो तमाशे में लिखा जाता है। तो उनको करके मेरे नाटक जो है बहुत पॉपुलर हुए। वाह वाह वाह, क्यों हुए पॉपुलर? और वो उसका रीजन मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़ी प्रस्तुतिकरण बड़ा अच्छा लगता है उसका। जैसे मैंने राजपूताना दरबारी का भी प्रयोग किया। अब दरबारी से राग बड़ी आसानी से मतलब मैंने प्रस्तुत हो जाती है और दर्शक उसको सुन। नाटक जैसे में, नाटक में दरबारी राग का प्रयोग होना, गंभीर प्रकृति का राग माना जाता है, उसको तो होना बड़ी बात है। जो पहले भी पुराने जमाने में जब पारसी थिएटर हुआ करता था, पारसी थिएटर में जो है ना एक थिएटर संगीत होता था। वो अलग तरह का संगीत है, पियानो व्यानो में उसमें संगीत हुआ करता था। लेकिन जो ये तमाशा संगीत है, जो थिएटर के भाव का संगीत है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बात। और इसका संगीत जो है वो नाटकों में जाता है तो बड़ा कर्णक प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कहानी की कहानी समझ में आती है, घटना की घटना समझ में आती है, संगीत का संगीत समझ में आता है। इस तरह की इसकी धुनें हैं। हमारा एक नाटक था शो मस्ट गो ऑन, उसमें वो मस्खरा है, वो अप्सरा को ढूंढ रहा है। तो पिताजी ने मेरे को राग बताई थी कि इसमें कर ले बेटा, तो मैंने लिख दिया उसमें। और उसमें वो था, आया मस्खरा आया मस्खरा, क्या दरबारी का क्या प्रयोग किया? कमाल कर दिया। ढूंढे अप्सरा, ढूंढे अप्सरा, गंभीर प्रकृति के राग है दरबारी, लेकिन क्या शानदार प्रयोग किया है और क्या दरबारी के एक अंग को प्रयोग करके तमाशा मिला। अच्छा, मैं अब थोड़े हम समापन की ओर आए ना, तो मैं पूछ रहा हूँ कि तमाशा करने वाले कलाकार कौन कौन रहे हैं अब तक, शुरू से लेकर आज तक? तो तमाशा जो कलाकार कर रहे हैं उनके नाम आप बताएं ताकि हमारे दर्शक जान पाएं, सुनने वाले जान पाएं तमाशा भाई मेरे को तो जहाँ तक पता है, पापा जैसे बंशीधर जी भट्ट रहे होंगे, उनके बाद उनके पुत्र ब्रजपाल जी रहे। ब्रजपाल जी के 2 पुत्र थे, मन्नू जी और फूल जी। तो फूल जी महाराज ने बहुत ज़बरदस्त तमाशा किया। फिर मन्नू जी ने किया, बहुत सालों तक तमाशा किया।
मेरा तो दुर्भाग्य रहा कि मेरे दादाजी थे मन्नू जी, और मैं जिस सन पैदा हुआ उससे 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं तो उनका तमाशा देख नहीं पाया, लेकिन मैं पिताजी से सुनता हूँ तो वो ऐसा लगता है आंखों में। और जब भी मैं तमाशा करता हूँ तो शायद इसको भी लगता होगा, आपको भी लगता होगा, जब भी मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बैठे हुए हैं, क्योंकि वो उसी से एनर्जी मिलती है। तो वो मन्नू जी और फूल जी, उसके बाद फिर गोपी कृष्ण भट्ट, हमारे जो दाऊ जी हैं गोपी कृष्ण भट्ट, उनके छोटे भाई गोविंद नारायण भट्ट, उन्होंने भी तमाशा किया। तो उनके पुत्रों में से शेखर भट्ट ने भी मैंने एक आध तमाशा में देखा उनको चित्रंगा का रोल करते हुए। लेकिन उनके जो छोटे सुपुत्र हैं दिलीप भट्ट, वो खूब तमाशा करते हैं और आज बड़े अच्छे कलाकार हैं तमाशे के। फिर इधर आए अगर मन्नू जी भट्ट की फैमिली में, तो फिर मन्नू जी भट्ट की फैमिली में वासुदेव भट्ट, दामोदर भट्ट, उन्होंने खूब तमाशे किए। जगदीश प्रसाद शर्मा, उन्होंने तमाशे किए। अरुण भट्ट, उन्होंने भी रानी का रोल करते थे वो तमाशे में। फिर इनके सारे पूरी फैमिली, इनकी जो पूरी पीढ़ी है वो सब तमाशा करते हैं इस समय, सारे लोग करते हैं। विनोद भट्ट है, और इसमें निरंजन जी थे हमारे, एक निरंजन भट्ट हैं हमारे बड़े भाई साहब थे, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने वो बहुत अच्छे तमाशे के गायक थे, तमाशा कलाकार थे। और इवन आज की पीढ़ी भी, हमारे बच्चे भी तमाशे कर रहे हैं। हाँ, उधर गोविंद नारायण जी के भट्ट, गोपेश जी भट्ट, उन्होंने भी तमाशा किया, वो अभी भी करते हैं तमाशा। और आज हम सब तमाशा करते हैं। मैं 28 साल से करता आ रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसको संक्षिप्त में कहा जाए तो बंशीधर जी से लेकर के आज तक मेरा बेटा अभिनय तक ऐसा कोई पुरुष कलाकार नहीं रहा होगा हमारी भट्ट परिवार में जिसने तमाशा नहीं प्रस्तुत किया। और इसके अलावा बाहर के भी कुछ 1-2 लोगों ने तमाशे किए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार हमने प्रयोग किया था, आपको बताते हैं कि हमने महिला कलाकारों को इसमें लिया था। तो मधु भट्ट जी तेलंग, और एक क्या नाम था उनका, वो पुष्पा व्यास, उन्होंने भी तमाशे में किया, लेकिन वो 1-2 साल तक ही रहे। ऐसे एक ईश्वरदत्त माथुर साहब हैं, वो भी तमाशे में आए थे हमारे, पर वो भी शायद मेरे ख्याल से 5-7 साल 8-10 साल उन्होंने किया, तमाशा किया। लेकिन अधिकतर जो कलाकार हैं वो भट्ट परिवार के रहे हैं, और भट्ट परिवार की सारी पीढ़ियाँ तमाशे में रही। जगदीश जी के धर्मपुत्र भी तमाशा करता कपिल। हाँ, बिल्कुल, कपिल शर्मा और शैलेंद्र, बताया ना मैंने, शैलेंद्र का तो नाम लिया। शैलेंद्र जी तो हमारे तमाशे की जान है इस समय, और तबला मुख्य वही बजाते हैं पूरे तमाशे में। और तबला प्लेयर इतने जबरदस्त हैं, वो तमाशे के तबला प्लेयर तो वही हैं भैया। क्योंकि हम किसी और को बुलाएंगे तो वो जो धमक नहीं आती है, मतलब उनको वो एलम की आर्ट जो बताई ना, वो एलम की आर्ट उनमें है शैलेंद्र शर्मा जी में, और गजब है वो, मतलब तमाशे का बाज है। तो आपने देखा सभी कर रहे हैं जैसे वो अरुण जी का पुत्र राजीव भी तमाशा में बैठता है, कोरस गायन करता है। और साथ ही इधर अपन देखें तो गोपेश जी का पुत्र यशस्वी है, वो भी करता है। दिलीप जी के पुत्र सचिन और हर्ष, वो भी तमाशा और संवाद होने वाला है। संवाद, मेरा पुत्र संवाद है, और सौरभ जी का पुत्र अभिनय है, ये तमाशा कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस पीढ़ी की लड़कियां भी तमाशे में उतर रही हैं, वो भी तमाशा करती हैं, आधुनिक तमाशे के साथ भी जुड़ी हैं, और जो नए तमाशे लिखे जा रहे हैं उनके साथ वो जुड़ी हुई है। रिमझिम झिलमिल सरगम, ये सब जुड़ी हुई है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि ये तो अभी आज की पीढ़ी की लड़कियों की बात हुई, इसके अलावा तमाशे का योग में महिलाओं का योगदान क्या रहा है आप? भाई तमाशे में महिलाओं का योगदान ऐसा है कि फ्रंट में तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन तमाशे के बैक में महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। क्योंकि तमाशे की बाकी चीज़ें हैं, जैसे कॉस्ट्यूम की तैयारी करनी है और दूसरी तैयारी करनी है, रियाज जब होता है तो कलाकारों का ध्यान रखना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब रियाज चल रहा है, रिहर्सल चल रही है, तो चाय कॉफी और दूसरी चीजें, ये संस्था इतने सालों चला रही, तमाशा इतने सालों चला रहा है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ रिकॉर्ड जो है ना वो महिलाएं मेंटेन करती हैं। मतलब पिताजी की जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी तमाशे से जुड़ी चीज़ें हैं या थिएटर से जुड़ी चीज़ें हैं, वो मेरी मम्मी जो है ना वही मेंटेन करती है। आप पापा से पूछो। आज एक बात और बताऊं, तमाशे की जब ये लोग रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल करते हैं तो इनकी माँ करके बताती है कि ये यूं नहीं, ये यूं है। हाँ, बिल्कुल। और आज भी जो आप तैयारी देख रहे हैं वो सारी तैयारी हमारी मदर ने करी है। ये तैयारी कि ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना। तो मतलब महिलाओं के बिना ये तमाशा हो नहीं सकता। मैंने तो मम्मी से सीखा है तमाशा। गोपीचंद जो तमाशा हमने किया था 8 साल की उम्र में, तो मेरी माँ ने मेरे को हारमोनियम बजाना सिखाया है, और मेरी माँ ने हमको तमाशा। और कभी रिहर्सल होती है तो वो सामने से सुनती रहती है, लेकिन अगर जरा सा भी गलत सुर लग गया, कुछ लग गया, तो तुरंत आगे कहती है भाई गलत लग गया है। तो मतलब इतने जानकार हैं वो। चलिए, लास्ट 2 सवाल मेरे और बचे हुए हैं, मैं 2 सवाल आपसे और पूछता हूँ, फिर हम सेमिनार तो थोड़ा जल्दी कर लें। बिल्कुल जल्दी कर रहा हूँ। पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे है कि आपके दिमाग में ये कब आया कि तमाशे को नई पीढ़ी को सौंपना चाहिए? भाई मैंने सुना आप जब तमाशा करने, जब आप युवा थे तभी आपने सोच लिया था कि नई पीढ़ी को हस्तांतरित करें इसको। इसके तो ऐसा क्यों आया? कोई भी व्यक्ति हटना नहीं चाहता जगह से, हीरो का रोल छोड़ना नहीं चाहता। सही बात। आपके दिमाग में कैसे आ गया कि मैं अलग हटूं और अगली पीढ़ी को सोचूं? कोई हीरो का रोल छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि तमाशा को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने का मेरे दिमाग में आया। कारण यही है क्योंकि पुराने जमाने में जब बंशीधर जी जब बहुत वृद्ध हो गए, तब ब्रजपाल जी ने शुरू किया।
ब्रजपाल जी बहुत वृद्ध हो गए जब करने लगे, जब फूल जी ने शुरू किया। फूल जी जब तक गाते रहे, जब तक छोटे भाई को नहीं आने दिया आगे। छोटा भाई जब बड़ा भाई खत्म ही हो गया, तो छोटे भाई ने गाया, तमाशा किया। वो तो क्या है कि बात बजाने लगे, साथ रहते थे इसलिए आता था खानदान में। उसके बाद में गोपी जी ने किया। गोपी जी का भी ऐसा ही मतलब ये है कि हमारे खानदान में ऐसा रहा कि जब तक एक आदमी मरने पर नहीं चला गया, जब तक दूसरा आदमी तैयार नहीं हुआ, गाने के लिए आया नहीं। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि ये कैसे होगा, ये तो गड़बड़ है। तो फिर क्या है कि हम चारों भाई, दामोदर, जगदीश, वासुदेव, अरुण, इन चारों ने ही मिलकर के सोचा कि अपन अपनी अगली पीढ़ी को अभी से शुरू करवा दो और अपन पीछे हट जाओ। और ऐसा हमने किया। हमने तुरंत तमाशा छोड़ा और बच्चों को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि हमने साथ में किया, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाया। इससे आज ऐसा है, आज 28 इसको 20-25 साल हो गए तमाशा करते हुए। 28 साल हो गए इसको तमाशा करते हुए। हमारे सौरभ मुख्य भूमिका करते हैं वहाँ आमेर में, तो हमारे विशाल खूब गाते हैं। तो वो यही कारण हुआ कि पहले से शुरू चालू कर दिया, ताकि मुझे ये डर था कि आगे तमाशा कैसे जीवित रहेगा, इसलिए शुरू। और वही परंपरा, पिताजी की परंपरा हमने भी करी है कि हमने भी अपने जो बच्चों में है ना वो स्थानांतरण कर दी है पीढ़ी, आज वो भी तमाशा करती है साथ में। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आप सब लोगों से कि आज आप तमाशे को कहाँ पाते हैं और भविष्य में तमाशे के बारे में क्या सोचते हैं और तमाशे की क्या संभावनाएं दिखती हैं, और जितनी भी ये सरकारी एकेडमी हैं इनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? भाई उम्मीद तो अपेक्षा तो क्या रखें, आप एक बार यहाँ पिताजी का चेहरा दिखाएं। आप देखें, पूरी सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद बाल है पूरे। 78 साल इन्होंने दिए, और 78 साल में इन्होंने कहा कि मैं 7 साल का जब था, 8 साल का था, तब से तमाशा में आ रहा हूँ। तो यानी 70 साल इन्होंने अपने जीवन के दे दिए हैं। तो ये 70 साल जो जीवन को दिए हैं, ये अगर एकेडमियाँ देख रही हैं और जो भी सेंटर्स देख रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने 70 साल दिए हैं, उस विधा को, जिस विधा को वो जो उसके रग रग में है, जो उसके दादा परदादा करते हैं और वो करना चाहता है, और जिसने अपनी पीढ़ियों को दे दिया है, तो उसके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो समय समय पर हमें संबल दें, हमें मतलब हमें धन से भी और आर्थिक मदद दें। मतलब ऐसे तो खैर सब करते हैं, भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, वाह वाह आपने संभाल रखा है, आपने ये कर रखा है, ऐसे शब्दों से तो हमको संबल मिलता ही है, लेकिन धन से भी संबल मिले। अभी साल में तमाशा की 2 प्रस्तुति होती है, और आपने एक सवाल पूछा कि कहाँ देखता हूँ मैं तमाशा को, बहुत समृद्ध रूप में देखता हूँ। बिल्कुल साहब, तमाशे में 3 तो PhD हो चुकी हैं, और तमाशे में 3 PhD हो चुके हैं। तमाशे की आजकल वर्कशॉप्स लगती हैं, नए लोग तमाशा सीखने के लिए आतुर हैं। हमारे दिलीप भरजी तमाशे में वर्कशॉप लगा चुके हैं, पापा ने तमाशे में वर्कशॉप्स लगाई हैं, और जोन्स ने भी दिए हमको तमाशे को सिखाने के लिए वर्कशॉप्स, जिसमें 20-20, 25-25 स्टूडेंट्स आए हैं, तमाशा सीखा। तो तमाशा आज बहुत समृद्ध रूप में है और तमाशा आगे बढ़ रहा है। और उसको वो एक जवाब तो पिछले सवाल में मिल गया, क्योंकि पीढ़ियों में स्थानांतरण हो रहा है, तो नए कलाकार जब तैयार हो रहे हैं तो फिर तमाशा लंबा चलने वाला है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। और बाकी सरकार अगर साथ आ जाए, सरकार अगर इसमें पूरा साथ दे करके तमाशे को और आगे बढ़ाने में हमको प्रेरणा देने लग जाए, तो फिर तो कहना ही कैसा। बहुत बढ़िया ज़्यादा सौरभ जी ने बताया कि 3 PhD हो चुकी है, किताबें लिख रही है। तो मैं 2 PhD आपको दिखा देता हूँ जो मेरे पास रखी है। ये सौरभ जी ने ही PhD लिखी करी है तमाशे के ऊपर, और इसका विषय है जयपुर की तमाशा शैली का परिवर्तित स्वरूप, यानी जो पहले स्वरूप था और आज वर्तमान में जो स्वरूप है वो कैसे, कहाँ से कैसे आया, वो ये है। और एक ये बिंदु राणा जी की है, ये जयपुर की लोकनाट्य तमाशा शैली संगीत के परिप्रेक्ष्य में। और ये तमाशे की एक पुस्तक है, जयपुर तमाशा क्या है कैसा है, ये वासुदेव बर्जे वाला लिखी हुई है। और इसका विमोचन हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जब 1993-94 में लिखी गई थी, उस समय श्री शंकर दयाल जी शर्मा ने किया था। और अब अंत में बस मैं इससे भी कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसा आपने कहा कि तमाशे का अंत भरत वाक्य से होता है और सभी की कामना के साथ होता है, तो मैं ये चाहूँगा कि इस वेबिनार का अंत भी हम एक भरत वाक्य से करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो भटजी सर, आप एक भरत वाक्य सुनाएं। शुरू करो। जय गणपति गणराज पधारो, रंगमंडल में चरण धरो, ख्याल तमाशा शुरू करें हम, विपदा बाधा दूर करो, ये तमाशा शुरू करें हम, विपदा बाधा दूर करो। हे जय गणपति गणराज पधारो, रंगमंडल में चरण धरो, खेल तमाशा शुरू करें हम, विपदा बाधा दूर करो। बंशीधर ब्रजपाल फूल
बंशीधर ब्रजपाल फूल मनु जी दिल में रमण करो सदा तमाशा। गोपी गोविंद दामोदर जगदीश अरुण सिर हाथ धरो। वाह वाह। गोपी गोविंद दामोदर जगदीश अरुण सिर हाथ धरो सदा तमाशा होए ये विनती वासुदेव की पूर्ण करो। सदा तमाशा होए विनती वासुदेव की पूर्ण करो। हे जय गणपति गणराज। तो जय गणपति गणराज, हमारी विनती सुनिए और सदा तमाशा होते रहे, ऐसा करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं लोक कला मंडल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं एक बार फिर कि हम सबको ये अवसर दिया कि हम हमारे तमाशा को, तमाशा की यात्रा को, तमाशा के स्ट्रगल को सभी दर्शकों तक पहुंचा सकें। एक बार अनेक आभार लोक कला मंडल का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।